ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और खबर असरदार में सबसे पहले बात कोलकाता के निर्भया कांड की। कोलकाता की निर्भया कांड को आज 10 दिन हो चुके हैं। पिछले 8 दिन से निर्भया को इंसाफ की मांग को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले 5 दिन से सीबीआई निर्भया कांड को लेकर जांच कर रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ सका। और इस बीच आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब सीबीआई मुख्य आरोपी का ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने जा रही है, जिससे इस रेप और मर्डर मिस्ट्री का सीक्रेट खुल सकता है। कोलकाता केस में डॉक्टर्स को इंसाफ की आस है और तेज हो चुकी है सीबीआई जांच भी। सियासी बवाल भी है और कई सवाल भी हैं, जिसमें सबसे अहम यह कि आखिर बेटियों को सुरक्षा का बंधन आखिर कब मिलेगा। कोलकाता की निर्भया को इंसाफ का इंतजार है। इन 10 दिन से उसके हक के लिए देश सड़कों पर है। हर तरफ से केवल एक ही आवाज उठ रही है कि आखिर कब तक बेटियों को इस तरह दरिंदगी का शिकार होना पड़ेगा। लेकिन अब और इंतजार नहीं। देश की बेटी की अस्मत को पांव तले रौंदने वाले हर एक मुजरिम को सलाखों तक पहुंचाने की सीबीआई ने कसम खा ली है। जांच जारी है। मुख्य आरोपी संजय रॉय की निशानदेही पर सीबीआई हर दिन उन कसूरवारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो उस रात उस हैवानियत में संजय रॉय के साथी थे। कोलकाता रेप और मर्डर केस में आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल भी सवालों के घेरे में हैं और यही वजह है कि सीबीआई लगातार उससे पूछताछ कर रही है। सवाल नंबर 1, आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की थी कि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या को आत्महत्या बताया। सवाल नंबर 2, मृतक डॉक्टर के परिवार को जो जानकारी दी गई वो बिना फैक्ट के क्यों दी गई और किसके कहने पर दी गई। सवाल नंबर 3, आप खुद एक डॉक्टर हैं और क्या आपको यह नहीं लगा कि क्राइम सीन को सुरक्षित रखा जाए। सवाल नंबर 4, अस्पताल में किसके कहने पर रेनोवेशन करवाया गया। क्राइम सीन पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, ये आपको अच्छे से पता था, फिर जांच पूरी होने तक सबूतों को सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया। इन सवालों का जवाब संदीप घोष को देना होगा और बताना होगा कि रेप और मर्डर जैसे गंभीर केस में अस्पताल प्रशासन लापरवाही की सीमाओं को कैसे लांघ सकता है। मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता सरकार पर सबूतों को मिटाने तक का आरोप लगा दिया। मुख्यमंत्री वो, स्वास्थ्य मंत्री वो, शासन उनका, गुंडे उनके, अपराधी उनके, बलात्कारी उनके, इसलिए उतरी हैं कि इनके चेहरे कालिक से पुत गए हैं और उस चेहरे के दाग को मिटाने की कोशिश बंगाल में उबाल है इनके खिलाफ। रात के अंधेरे में अस्पताल की छत के नीचे इस हैवान ने इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया। हैवानियत की उस तस्वीर को जिंदा कर दिया जिसने सालों पहले देश भर में आक्रोश की आंधी ला दी थी। एक बार फिर देश के तमाम हिस्सों में इस क्रूरता के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। 10 दिन हो गए और कोलकाता की निर्भया के साथ हैवानियत का पूरा सच अभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आया है। इस केस से जुड़े कई संगठनों ने भी ममता सरकार पर सवाल खड़े किए। ये देश के उन 4 शहरों की तस्वीरें हैं जहां भीड़ सड़कों पर इंसाफ के लिए उतरी है और ऐसे ना जाने कितने शहरों में लोग उस बेटी के लिए न्याय की आस लगाए खड़े हैं। कांग्रेस ने भी इस केस को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये केस तो निर्भया कांड से भी ज्यादा शर्मनाक है। जांच निष्पक्ष हो, दोषियों को का ट्रायल स्पीडी ट्रायल हो, उनके लिए समयबद्ध ढंग से अदालत बने और उसमें ट्रायल करके फांसी की सजा। मामले में अब बीजेपी और टीएमसी सामने आ गई हैं। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने जहां बंगाल के हाल को भयावह बताया, वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने पलटवार करते हुए फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया। क्या आगामी दिने पश्चिमबंगेर अवस्था खूबी भयावह হয়ে উঠবে। কি বলবো, বাঙালি হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। कोई भी घटना होती है, भले ही बहुत जघन्य घटना है, लेकिन सीधे मुख्यमंत्री पे ही आरोप लगाते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले संदेश खाली में किस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री का वहाँ भी कहा था इस्तीफा दो, और मुख्यमंत्री के ऊपर कैसी कैसी बातें कही।
बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने एक बार फिर ममता बनर्जी को घेरा और उनके प्रदर्शन पर सवाल उठाए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता घनश्याम तिवारी ने महिला सुरक्षा और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सिस्टम बनाने की बात कही। एक लड़की का बलात्कार होता है अपने ही अस्पताल में, वो चिल्लाई तो किसी ने अस्पताल में सुना नहीं। मैं दोबारा कहती हूँ, तेरा रेप मेरा रेप की पॉलिटिक्स को बंद करें ममता दी। प्रदेश की होम मिनिस्टर ममता जी हैं। हेल्थ का चार्ज किसके पास है? मुख्यमंत्री कौन है? तो किसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रही थी? अपने खिलाफ। ममता बनर्जी जी की सरकार के पास एक अवसर भी है कि महिला सुरक्षा पे, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर इस तरह के सिस्टम्स बनाए जिसका अनुकरण देश के अन्य राज्य कर सकें। सीबीआई की एक टीम दरिंदगी का शिकार ट्रेनी डॉक्टर के घर पहुंची है। सीबीआई की टीम परिवार के लोगों से बात करने में जुटी है। इस टीम में 2 महिला अधिकारी भी हैं। यानी हर सबूत, हर सुराग के दम पर सीबीआई टीम संजय रॉय को इस क्रूरता के लिए ताज जिंदगी सलाखों के पीछे रखने की कोशिश करेगी। और 16 अगस्त को उदयपुर में हुई चाकूबाजी में घायल स्टूडेंट की मौत हो गई है। एमबी अस्पताल में भर्ती छात्र देवराज की दोपहर करीब 3 बजे तबीयत बिगड़ी। तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। देवराज की मौत के बाद अस्पताल के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। 51 लाख के मुआवजे पर अब सहमति की खबर है। सोमवार को तमाम आशंकाएं दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सच साबित हो गईं। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद चाकूबाजी में घायल छात्र देवराज को नहीं बचाया जा सका। इसके बाद प्रशासन ने शहर में भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया। जिला कलेक्टर और एसपी भी अस्पताल पहुंच गए, जहां भारी जाब्ता किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैनात है। कोशिशें सरकार ने भी की, डॉक्टर्स ने भी की, सबने की, आप सबने दुआएं भी की, लेकिन जो ईश्वर को मंजूर था वो हुआ। 16 अगस्त को जब देवराज अपने एक सहपाठी के हाथों लहूलुहान होकर अस्पताल पहुंचाया गया था, तभी से उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। सरकार ने जयपुर और कोटा से देवराज के इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर भी भेजे थे, लेकिन तमाम सच्चाइयों के बीच एक सच ये भी है कि इंसान के प्रयास की भी एक सीमा है। पूरे उदयपुर वासियों से हमारी अपील है कि अनावश्यक रूप से कहीं भीड़भाड़ एकत्रित नहीं करें, माहौल को खराब करने की कोशिश नहीं करें। ये एक परिवार को, एक बच्चे का बहुत बड़ा सदमा है। पूरा उदयपुर शहर उनके साथ है, सरकार उनके साथ है। सरकार ने जो प्रयास किए, बाहर से डॉक्टर्स बुलाना, सारे अपने यहाँ के डॉक्टर्स सब लगे रहे, तो सभी लोगों ने दुआ भी मांगी। 16 अगस्त सुबह 10:30 बजे स्कूल के पास चाकूबाजी हुई। सुबह 11:30 बजे जब अस्पताल में भीड़ जमा हुई, दोपहर को 1 बजे तक भीड़ आक्रोशित होने लगी, तो वहीं दोपहर को 3:30 बजे तक बाजार बंद करवाए गए। शाम 4:30 बजे पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। शाम 5 बजे तक पुलिस प्रशासन ने समझाइश की। शाम 6 बजे तक शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। 17 अगस्त दोपहर 12 बजे जिला कलेक्टर ने अगले आदेश तक स्कूल बंद करवाए। दोपहर को 12:41 पर जयपुर से डॉक्टरों की एक टीम एमबी अस्पताल पहुंची। दोपहर 4 बजे अदालत ने आरोपी छात्र को बाल सुधार गृह भेजा। 18 अगस्त सुबह 10 बजे घायल छात्र की मां ने बच्चे से मिलने की मांग की और धरने पर बैठ गईं। सुबह 11 बजे कई संगठन और बच्चे का परिवार रैली निकालते हुए अस्पताल पहुंचे। 19 अगस्त दोपहर के बाद इलाज के दौरान देवराज ने दम तोड़ दिया। शनिवार को प्रशासन ने वन विभाग की जमीन पर बने आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया था, लेकिन देवराज की मौत के बाद परिजन आरोपी छात्र को कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। एक ऐसी सजा जो अतिवादी सोच रखने वालों के अंदर खौफ पैदा कर सके। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता, इसीलिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग उठ रही है। और अब बात आईएएस की सीधी भर्ती पर शुरू हुई सियासी जंग की करेंगे। मोदी सरकार ने 2018 में से लागू किया था और मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है।
लेकिन इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने विरोध करना भी शुरू कर दिया है और विरोध करने वालों में सबसे आगे हैं राहुल गांधी, जो इस फैसले को आरक्षण के खिलाफ षड्यंत्र बता रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि जिस लेटरल एंट्री को राहुल गांधी आरक्षण के खिलाफ साजिश बता रहे हैं, वो खुद उनकी ही पार्टी की सरकार में लाया गया था। लेटरल एंट्री पर सियासी संग्राम, केंद्र के 45 पदों पर भर्ती का विज्ञापन, विपक्ष बोला खतरे में आरक्षण। केंद्र सरकार के 45 पदों पर लेटरल एंट्री से भर्ती को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि मोदी सरकार के इस फैसले से SC, ST और OBC का हक छीना जा रहा है। इस पूरे विवाद को हवा दी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने, खुद जिनकी पार्टी की सरकार में सबसे पहले लेटरल एंट्री के जरिए अधिकारियों की भर्ती की अवधारणा लाई गई थी। लेटरल एंट्री दलित, OBC और आदिवासियों पर हमला है, बीजेपी के राम राज्य का विकृत संस्करण, संविधान को नष्ट करना और बहुजनों से आरक्षण छीनना है। इससे पहले कल भी राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती करके खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। IAS का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेताओं के अलावा एनडीए गठबंधन में उनकी सहयोगी पार्टियां भी इसी तरह की बयानबाजी कर रही हैं। बीजेपी अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से UPSC के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। यदि बीजेपी सरकार इसे वापस ना ले तो आगामी 2 अक्टूबर से एक नया आंदोलन शुरू करने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। ये देश के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है, जिसके जवाब में अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। लेटरल एंट्री पर विवाद खड़ा करने को लेकर विपक्षी पार्टियों पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिखा, लेटरल एंट्री मामले में कांग्रेस का पाखंड साफ जाहिर है। लेटरल एंट्री की अवधारणा को यूपीए सरकार ही लेकर आई थी। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2005 में यूपीए सरकार के दौरान स्थापित किया गया था, जिसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। यूपीए के बनाए ARC ने उन पदों को भरने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत बताई थी, जहां अलग तरह के ज्ञान की जरूरत होती है। एनडीए सरकार ने इसी सिफारिश को लागू करने के लिए एक पारदर्शी तरीका अपनाया और यूपीएससी के माध्यम से निष्पक्ष भर्ती होगी। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी पोस्ट किया। अमित मालवीय ने लिखा, ये कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए थी जिसने लेटरल एंट्री की अवधारणा विकसित की थी। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग ARC 2005 में स्थापित किया गया था, जब यूपीए सत्ता में थी। राहुल गांधी जी, आपके यूपीए के शासनकाल में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसमें लोग यूपीएससी से गए थे क्या? सोनिया गांधी जी हों, अरुणा रॉय हों, तमाम ऐसे लोग थे जो अकाउंटेबिलिटी जिनकी बिल्कुल नहीं थी और कानून वही बनाते थे। तो आज राहुल गांधी जी लेटरल एंट्री के नाम पे भ्रम फैलाना बंद करिए। आप राहुल जी बार बार ये कहते हैं कि 90 सचिवों के जो अगर आप गिनेंगे उनको, तो उनमें से सिर्फ 3 ऐसे हैं जो आरक्षित वर्ग से हैं। ये दिखाता है केंद्र सरकार कैसे संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और धीरे धीरे बैकडोर से संविधान को बदलने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये तो इस देश की जनता का धन्यवाद है कि उन्होंने 240 पर बीजेपी को रोक दिया। ये प्रिविलेज्ड की एंट्री है, अभिजात्य वर्ग की एंट्री है। परीक्षा पास करके नहीं आए, अब ऐसे आ जाओ। आप आरक्षण यूं कह के खत्म नहीं कर रहे हो, आप यूं कर रहे हो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। यूपीएससी ने 17 अगस्त को इन 45 पदों के लिए आवेदन जारी किया, जिसमें 10 ज्वाइंट सेक्रेटरी, 35 डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के पद शामिल हैं। इन पदों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर लेटरल एंट्री के जरिए भरा जाना है, लेकिन इसको लेकर विवाद लगातार जारी है। जीतन मांझी तो बिहार में सबसे नीचे तबके के कैटेगरी के लोग हैं। उसका एक MP जीता जीतन मांझी को, उसको उन्होंने कैबिनेट में स्थान दिया।
ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि शेड्यूल कास्ट के प्रति अन्याय है, शेड्यूल कास्ट के प्रति उनका पूरा सम्मान है, सबको सम्मान देते हैं। ये सरकार इतना आरक्षण के खिलाफ क्यों है? क्यों चोर दरवाजे से आरक्षण समाप्त करना चाहती है? किसी भी परीक्षा पर भरोसा नहीं रहा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पे भरोसा नहीं रहा। और अब बात यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के उस बयान की जिसकी चर्चा यूपी से दिल्ली तक हो रही है। चर्चा इसीलिए क्योंकि केशव मौर्य का यह बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में है, जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। केशव मौर्य ने योगी को देश का सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री बताया और यूपी में डबल इंजन की सरकार के काम को आजाद भारत के इतिहास का सबसे अच्छा काम करने वाला बताया है। हालांकि योगी के बखान से अखिलेश यादव परेशान हो चुके हैं। उन्होंने एक बार फिर से पूरे मसले को कुरेदने की कोशिश भी की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर सीएम 7 साल पूरे कर लिए हैं और इसके साथ ही वो 7 साल तक लगातार सीएम रहने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। लेकिन ये 7 साल सीएम योगी के लिए इतने आसान भी नहीं रहे, खासकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ संबंधों को लेकर। पहले कार्यकाल से लेकर अब तक योगी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य जब भी चर्चा में आए, संबंधों की खटास और तनातनी की वजह से ही आए। ताजा मामला लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद की तनातनी है, जब केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार और संगठन को लेकर के एक बड़ा बयान दिया, जिसे सीएम योगी के ऊपर बड़ा हमला माना गया। जुलाई में लखनऊ में बीजेपी की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है और बाद में उन्होंने इस बात को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान ने यूपी का सियासी पारा अचानक चढ़ा दिया। हालात यहां तक पहुंच गए कि यूपी में बीजेपी सरकार के नेतृत्व परिवर्तन की खबरें तक आने लगी। मामले में दिल्ली तक बैठकें हुई। दोनों डिप्टी सीएम से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात की और बाद में सीएम योगी भी दिल्ली पहुंचे। योगी ने चुनाव रिजल्ट को अति आत्मविश्वास का नतीजा बताया था, लेकिन 1 महीने के भीतर केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान चौंकाने वाला भले ही हो, लेकिन बीजेपी को बड़ी राहत देने वाला भी है। संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य के इस बदले रुख की असल वजह क्या है? क्या अब सरकार और संगठन ने मिलकर योगी का लोहा मान लिया है या ये बदलाव मौजूदा वक्त की जरूरत है? दरअसल यूपी में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ये चुनाव बीजेपी के लिए साख की लड़ाई है, क्योंकि इस बार लड़ाई बेहद मुश्किल है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 33 सीटों पर ही जीत हासिल हो पाई, जो कि 2019 के मुकाबले 29 सीटें कम थी। वहीं जुलाई में देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भी बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें ही मिली थी। जाहिर है ये दोनों नतीजे बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा करने वाले रहे। जानकारों के मुताबिक पार्टी में गुटबाजी इसकी बड़ी वजह रही। ऐसे में राजनीति के लिहाज से देश के सबसे अहम प्रदेश यूपी में पार्टी उपचुनाव से पहले ही साफ संदेश देना चाहती है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है और यूपी में योगी ही कमांडर है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान बीजेपी के लिए बड़ी राहत की खबर है। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सरकार और संगठन पर सवाल उठाए।
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में लिखा, कोई डबल हार के उपहार के बाद भी डबल इंजन का प्रशंसा प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी ने आने वाले विधानसभा उपचुनाव में अपनी ताकत झोंक दी है और केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान ने साफ कर दिया है कि यूपी में योगी ही उपयोगी हैं, चाहे उपचुनाव हो या 2027 का आने वाला विधानसभा चुनाव। यूपी में योगी की अगुवाई में ही बीजेपी चुनावी समर में कूदेगी। और क्या झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन नए जीतन राम मांझी बनने वाले हैं? दरअसल झारखंड की सियासत में इस वक्त भयंकर उथल पुथल मची है। राज्य में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेएमएम से बगावत के बाद पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा जोर पकड़ रही है। तो वहीं जेएमएम के 5 विधायकों के फोन नॉट रीचेबल होने से सियासी पारा और ज्यादा हाई हो चुका है। चंपई सोरेन नए जीतन राम मांझी बीजेपी में जाएंगे या अपनी पार्टी बनाएंगे? किस राह जाएंगे चंपई सोरेन? झारखंड मुक्ति मोर्चा से भागे हुए चंपई सोरेन का अगला कदम क्या होगा? झारखंड से दिल्ली तक इसको लेकर सियासी कयासों का दौर जारी है। आशंका जताई जा रही है कि चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। खबर तो यह भी है कि चंपई सोरेन के साथ जेएमएम के कुछ और विधायक भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये अटकलें इसलिए भी तेज हो गई हैं क्योंकि चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के बीच भी मुलाकात हो चुकी है। लोबिन हेम्ब्रम वही नेता हैं जिन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते जेएमएम से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। यही वजह है कि चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम की मुलाकात के भी कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है, आज भी हम आए हैं। मेरे काम का मूल्यांकन जनता करेगी। बैठक में मुझसे इस्तीफा मांगा गया। अपमान के बाद विकल्प तलाशने को मजबूर। विधानसभा चुनाव तक सभी विकल्प खुले हैं। इस दौरान चंपई सोरेन ने 3 विकल्पों का जिक्र किया। पहला विकल्प साथी मिले तो आगे का सफर तय करना। दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना। तीसरा, राजनीति से संन्यास लेना। दावा तो यहां तक भी किया जा रहा है कि जेएमएम के 5 विधायकों के फोन नॉट रीचेबल हैं। खबर है कि ये 5 विधायक चंपई सोरेन के संपर्क में हैं। यही वजह है कि अब इस राजनीतिक उथल पुथल की लहर बिहार तक भी पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने एक बयान के जरिए खलबली मचा दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, चंपई दा, आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। जोहार टाइगर। उधर चंपई सोरेन की बगावत और बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। कभी हमको जेल में डालेगा, कभी सरकार गिराएगा, कभी विधायक तोड़ेगा, कभी मंत्री तोड़ेगा। यही काम में ये लोग लगा रहता है और ध्यान भटकाता है हमारा। चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की चर्चा है तो उसकी वजह सिर्फ बीजेपी नेताओं का नरम रवैया, सहानुभूति ही नहीं बल्कि सूबे का सियासी मिजाज भी है। झारखंड की सियासत में झारखंड विकास मोर्चा जैसी पार्टियां भी आई, लेकिन कोई कमाल नहीं कर पाई। झारखंड विकास मोर्चा का गठन पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने सीएम पद से हटाए जाने के बाद किया था, लेकिन बाद में मरांडी को अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करना पड़ा और वो फिलहाल झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं। इसलिए चंपई सोरेन अपना हर कदम काफी सोच समझ कर आगे बढ़ा रहे हैं। चंपई सोरेन जी ने भी जो पत्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को अवगत कराया है, तो स्वाभाविक तौर पे एक यह अच्छी बात है कि अपनी भावनाओं से अपने नेतृत्व को या अपनी जनता को अवगत कराना, हमें लगता है कि ये कहीं से कोई गलत बात नहीं है। चंपई बाबू बहुत सम्मानित हम लोग की पार्टी में, हमारे नज़र में हैं और आत्मघाती कदम वो नहीं उठाएंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। झारखंड में कोई खेला होने की संभावना है क्या? धन्यवाद। चंपई सोरेन आंदोलनकारी रहे हैं और शिबू सोरेन के साथ काम किया है। जिस प्रकार से उन्होंने पोस्ट लिखा है तो उससे उनका दर्द झलक रहा है। तो लगता है कि व्यक्ति अंदर से काफ़ी टूट चुके हैं और काफ़ी
दुखी लग रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अगले कुछ महीनों में झारखंड में विधानसभा चुनाव है। चुनावी मौसम में बीजेपी आदिवासी लैंड में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए एक्टिव है। झारखंड के आदिवासी लैंड में विधानसभा के 28 और लोकसभा की 5 सीटें हैं। हाल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस इलाके की एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में 28 में से सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। इसलिए बीजेपी नेताओं को जेएमएम के आदिवासी अस्मिता कार्ड की काट के लिए चंपाई सोरेन बेहतर विकल्प नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी को इस वक्त जितनी जरूरत एक मजबूत आदिवासी चेहरे की है, उतनी ही जरूरत चंपाई सोरेन को भी एक मजबूत विकल्प की है। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।